नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल सीखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। हमारे देश में जो पॉलिसी लाई थी ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, उस पॉलिसी को 30 वर्ष हो गए हैं। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ये बहुत बड़े बदलाव थे। उसका क्या प्रभाव पड़ा है, आज की स्थिति क्या है, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये जेल में बंद उन कैदियों के बारे में है जो कि अंडर ट्रायल है, जिन्हें अभी तक सज़ा नहीं सुनाई गई है, जिनका मामला अभी भी कोर्टों में लंबित है, लेकिन वो फिर भी जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो क्या स्थिति है उनकी, खासकर कोविड-19 के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बन गया, उसके बावजूद हमारी जेल जो है वो क्राउडेड है, वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा भरी हुई है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और क्या प्रभाव पड़ता है इसका ह्यूमन राइट पे, फंडामेंटल राइट्स पे, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि NHM राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के द्वारा कौन से सन में, कौन से वर्ष में शुरू किया गया? आपका ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2018 या ऑप्शन डी 2000। चलिए अब पढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है, बाय कीपिंग आवर जेल्स पैक्ड विथ अंडर ट्रायल्स एंड अलाउिंग इमरजेंसी पैरोल ऑन द बेसिस ऑफ सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस एलिक्ट। अर्थात यहाँ पर जिस तरीके से हमारी जेलों में अंडर ट्रायल्स जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा भरे हुए हैं और ऊपर से हम पैरोल उस स्थिति में देखते हैं, हम अपराध की जघन्यता देखते हुए यहाँ पर देते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर जो इनमेट्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं, खासकर इस कोविड की स्थिति में। तो आर वी डिटरिंग क्राइम्स, तो क्या यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो किस तरीके से जस्टिफाइड है, क्या ये अपने आप में एक क्राइम है, उस बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि इस वीडियो की PDF हमें कहाँ प्राप्त होंगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो lawsikho.judiciary, अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ सीखो, क्लैट प्रेप और UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं आप तो UGC net_law सीखो से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो हम 30वीं एनिवर्सरी, 30वीं वर्षगांठ बना रहे हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, हमारे आर्थिक सुधार की। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा 1991 में ये लाया गया था। मार्केट जब है फॉरेन प्लेयर्स जो है उनके लिए भी ओपन कर दिया गया था। तो 1950 मतलब हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ, कम से कम आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था जो 1991 में आया। यहाँ पर स्थिति क्यों बनी कि हमको ये रिफॉर्म्स लाने गए? क्योंकि यहाँ पर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, मतलब भुगतान शेष की हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर भारत की तरफ से पेमेंट करने के लिए हमारे पास में इनफ रिजर्व ही नहीं थे। इसी को देखते हुए हमारे मार्केट जो है वो फिर फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन किए गए, जिससे हमें यहाँ पे हमारे रिजर्व क्रिएट करने में मदद मिली। उसके बाद में अभी बात ये की गई है कि रिसेंट रिवर्सल्स क्या हमें देखने को मिले कि अभी की जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से हम इन 30 वर्षों में आगे बढ़े हैं। तो अगर हम बात करें इन मिड 1991, अगर 1991 के मध्यम में अगर बात करें तो भारत के पास में इतनी
पूरी स्थिति थी कि हमारे पास में अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो हम केवल 3 हफ्ते तक ही आगे बढ़ सकते थे, और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो ये 12 महीने तक हम हमारे फाइनेंसेस चला सकते हैं, हम हमारी अर्थव्यवस्था उस तरीके से सुचारू रूप से रिजर्व्स के साथ चला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में जितने रिजर्व्स है ये केवल 12 महीने तक की है। उस समय पर ये 3 हफ्ते थे, आज ये 12 महीने हैं। हाँ, समय काफ़ी बदल गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 30 वर्षों में हमने उतनी तरक्की करी है क्या, हमने हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पाया है। बट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव एक्यूमुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इनफ्लोज, नॉट इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या प्रभाव डालता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर। तो हमारे देश में बिल्कुल यहाँ पर हमारे देश में स्टेबिलिटी है, हमारे पास में 12 महीनों की रिजर्व है, लेकिन क्या उसके बाद में जो हमने एक अचीवमेंट हमारा रखा था, जो हमारा उद्देश्य था, वो हमने फुलफिल किया था। अब ये उद्देश्य यहाँ पर बात की गई है इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया का जो निर्यात है उसे बढ़ाने की बात की गई है। तो भारत का निर्यात कब बढ़ सकता है? सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आपके आधारभूत ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके अलावा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अनुसंधान को, गवर्नमेंट को यहाँ पर पुश करने की आवश्यकता है, तभी हम हमारे एक्सपोर्ट्स, निर्यात बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द अबाउ आर सीन इन इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर बट नॉट एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड। अब हमारे अगर विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो खासकर जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सेवा क्षेत्रक है, ये तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वही जब हम विनिर्माण पर आते हैं, गुड्स पर आते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारा बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है कंपैरेटिवली जितना हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इसके चलते हुए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान शेष जो है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, भुगतान शेष की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? भुगतान शेष का अर्थात होता है कि यहाँ पर दो देशों के बीच में, मतलब भारत ने कितना यहाँ पर परस्पर लेन देन हुआ विदेशों के साथ में, और विदेशों से भारत को कितना लेन देन आया यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मतलब भारत से कितना पैसा बाहर गया और भारत में कितना, सरल शब्दों में कितना पैसा आया, उनके बीच में जो यहाँ पर अगर हम उनको घटाएं तो उसमें जितना अंतर पड़ता है, इससे शेष भुगतान कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अगर हमें ठीक करना है, जिस तरीके से हमारे देश में अभी की स्थिति में अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो इसको स्ट्रेस्ड स्थिति में ही माना जाएगा। तो अगर इसे हमको हमारा परफॉर्मेंस सुधारना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें दूसरे क्षेत्रों में, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बात की गई है सुधार की। 1991 रिफॉर्म रिजल्टेड इन बेटर ग्रोथ रेट आफ्टर 2001। तो 1991 के जो रिफॉर्म है, ये 10 वर्ष बाद इनके रिजल्ट देखने को मिले 2001 में। 2001 से लेकर 2016 का जो दौर था डिमोनेटाइजेशन का, डिमोनेटाइजेशन के दौर तक स्थिति काफ़ी अच्छी चली, लेकिन 2016 के बाद में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया, और उसके बाद में कोविड की जो मार पड़ी उसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही, जो कि एक चिंता का विषय है। सो देयर इज़ ए नीड टू क्रिएट द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या ज़रूरत है? जैसे हमने चर्चा करी कि विनिर्माण के क्षेत्र में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ तो हमें इधर देखना है, उसके अलावा हमारे देश में आधारभूत ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद में ही बताया गया है देन मैनेज द सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। उसके ही बाद यहाँ पर जो जीवन आयु आवश्यक वस्तुएं है उनको आपको मैनेज करना है, उनके सप्लाई को आपको मैनेज करना है। तो चलिए अगर हम देखें तो गुड्स के क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे देश में परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते हुए हमारा जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रभावित
होता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है एनसीआरबी के डेटा के बारे में बात करता है अंडर ट्रायल्स, जो कि जेल में बंद कैदी है जिनका ट्रायल्स अभी तक चल रहा है, उनके बारे में बात करता है। तो अगर हम भारत देश की जेलों को देखें तो भारत देश की जेलों को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 70% जो प्रिजनर्स है, जो कैदी है, ये वो कैदी है जिनको अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है, मतलब जिनका केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है, जिनका कोर्ट में केस अभी तक लंबित है। अब यहाँ पे केस लंबित है तो इससे या तो वो बरी हो सकते हैं या उनको सजा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेज्यूम करना कि 70% जो इनमेट्स है अंडर ट्रायल से इन सबको ये सजा होंगी, मतलब ऐसे बहुत से कैदी है जो बरी होने वाले लेकिन फिर भी वो सजा भोग रहे हैं। तो ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी हमारा जो पूरा तंत्र है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो हाल ही में अगर हम एनसीआरबी के डेटा देखें तो इसमें बताया गया है कि 2018 में करीब 1800 प्रिजनर्स जो थे, करीब 1800 कैदी जो थे, उनकी मृत्यु हो गई जेल में। अब यहाँ पर 100 कैदी है तो 100 में 70 इनमेट्स है। अब यहाँ पे 1800 प्रिजनर्स है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें जिनकी डेथ हुई उनमें बहुत सारे निर्दोष यहाँ पर वो कैदी भी होंगे जो निर्दोष है, मतलब यहाँ पर जो उनको सजा मिली है, यहाँ पर जो उनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो डेथ होती है, जो मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि जेल एक खचाखच भरी हुई है, ओवर क्राउडेड है, हद से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मेडिकल अटेंशन उस तरीके से नहीं देखा जाता है। स्वच्छता की हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन से हमारी जेल में। साथ ही साथ हम देश में अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं पोषण आहारों को लेकर, लेकिन अगर हमारे देश में देखें तो प्रिजनर्स कुपोषण से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए राज्य मतलब हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, उसके साथ ही साथ हमारी जो न्यायपालिका है, ये दोनों ही जिम्मेवार है। क्योंकि यहाँ पर जेलों में जो व्यवस्था करने का काम होता है ये होता है स्टेट का, उसके साथ में जस्टिस डिलीवरी का काम होता है जुडिशरी का। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे दोनों ही अंग है हमारी सरकारों के, ये इनको साथ में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर प्रिजनर्स की जो लाइफ है उनसे उनको डिप्राइव किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता उनसे दूर रखी जा रही है, ये मानव अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। वो भी इनको एक अलग ही तरीके का जेल में डालना भी एक अलग ही तरीके का टॉर्चर है, जिसमें मेडिकल डेप्रिवेशन होता है, मेडिकल अटेंशन उतना नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से बताया कि मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, फूड खाना भोजन जो एकदम बेसिक भोजन है वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी का या उतना पर्याप्त जितना बॉडी को लगता है उतना नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ गंभीर यहाँ पर स्थिति है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण दिया गया है महाराष्ट्र राज्य का। तो महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य प्रिजन एक्ट 1894 का जो है इसको पालन करता है, इसके हिसाब से यहाँ पर जेलें चलती है। अब अगर इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में पता चलता है कि इस एक्ट में जो दंड दिए गए हैं ये प्रिजनर्स के लिए दिए गए हैं। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर प्रिजन अथॉरिटी से उनसे कुछ गलती होती है या वो कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी पेनल प्रोविजन नहीं, और ये माना जाता है कि प्रिजन अथॉरिटी ये हर काम गुड फेथ में ही करेंगी। हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं कि हमारे जो सेवाओं में है, जो सरकारी सेवाओं में है, जो भी लोग ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन यही समझ लेना कि पांचों उंगलियां बराबर है और सब एकदम गुड फेथ में ही काम करते हैं, ये भी अपने आप में गलत प्रिजम्पशन होगा। उसके बाद में एक और बात इस आर्टिकल में ये बताई गई है कि जितनी भी डेथ हो रही है इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर और एन ऑफेंस, इसको कहीं पर भी अपराध नहीं माना जाता है, ना ही इसको टॉर्चर की श्रेणी में डाला जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक्नॉलेज ही नहीं हो रहा है कि जेलों में वास्तविक में क्या हो रहा है, हमारे इस तरीके के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसके अलावा सुनील बत्रा केस बहुत ही फेमस केस है जहां पर बात की गई है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन जो है वो जेल में नहीं होना चाहिए, मानव अधिकारों का पूर्णतः यहाँ पर पालन होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, टॉर्चर होता है या अलग तरीके की यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रिजनर्स के साथ में गलत स्थिति होती है या गलत कार्य किया जाता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगा। और अगर जो भी आप कदम उठाते हैं ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए, कानून के हिसाब से ही
होना चाहिए। उसके अलावा हमारे देश में लीला सेट कमीशन के ने रिकमेंडेशंस दिया है प्रिजन्स को लेकर। इसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने नीना पिल्लई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया है कि इस रिकमेंडेशंस को आप जल्द से जल्द पालन कीजिए। और यहाँ पर ये देखने को मिला था कि एक प्रिजनर की, एक कैदी की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में 10 लाख का मुआवजा देने की बात की गई थी। उसके अलावा अंत में इस आर्टिकल में बताया गया कि कलेक्टिव इंटरेस्ट कैन बी सर्व्ड बाय ऑर्डरिंग जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कंडीशन ऑफ डिटेंशन एंड इंट्रोस्पेक्शन ऑन जेल बेल। तो दो इस चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मृत्यु होती है, इनकी प्रॉपर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसके बारे में भी सोच विचार करने की आवश्यकता है कि आप किसी को जेल में भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप उनके स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में हम कहते तो है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इसका उल्टा देखने को मिलता है कि जेल रूल बन जाता है और बेल एक्सेप्शन बन जाता है। तो इस स्थिति को भी हमें पुनः विचार करने की, इसे वापस इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। तो भारत देश में अगर हम देखें तो 2/3 जो प्रिजनर्स है, करीब 2,54,000 जो है ये अंडर इन प्रिजनर्स में से 2,54,000 जो है टोटल अंडर ट्रायल्स है। इनमें से करीब 1,27,000 जो है ये अंडर ट्रायल है। तो यहाँ पर 2/3 प्रिजनर्स जो है हमें वो अंडर ट्रायल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने गलत बताया, 2/3 जो प्रिजनर्स हैं करीब 2.54 लैक्स आर अंडर ट्रायल और 1.27 लैख जो है वही कन्विक्ट हुए हैं। तो 2/3 करीब बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये 70% तक का आंकड़ा है जहाँ पर हमें अंडर ट्रायल देखने को मिलते हैं। तो अगर हम और कुछ राज्यों की बात करें कि जेलों की स्थिति क्या है, तो हमें देखने को मिलता है कि दादर नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर जितनी कैपेसिटी है उससे 276.7 गुना ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 233.9% ज़्यादा हमें देखने को कैपेसिटी से परसेंटेज देखने को मिलता है। दिल्ली में काफ़ी ये 226% ज़्यादा कैपेसिटी से देखने को मिलता है। मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, पंजाब, ये कुछ राज्य है जिनमें स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है जेलों की। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह लॉ सीखो से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।